नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की 9वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल लेवल का जीके जीएस। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय एवं ऐतिहासिक स्रोत, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके पहले की 8 वीडियोस में अपन ने देखा था मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत अपन ने लगभग 80 से 90% एमपीजी के जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कुछ एक या दो टॉपिक इसके शेष रह गए हैं, जो कि अपन आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने इसके पहले की 8 वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। पहला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब है 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत आरंभ हुआ था। याद रखिएगा, यह प्रश्न आरआरबी 2004 के अलावा भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, शक संवत का आरंभ राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। यह प्रश्न कई एग्जाम से पहले पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, भारत का नेशनल कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर ही आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एसएससी 99 और उसके अलावा भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बिहार पीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी 2000 इन तीनों एग्जाम के अलावा भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो दोस्तों, इसका भी सेम जवाब रहेगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? एसएससी 2000 में और यूपी पीसीएस 2011 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इस संवत का नाम है त्रैकुटक संवत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। त्रैकुटक संवत को कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था और इसके कारण इसे कलचुरी संवत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, विक्रमादित्य छठवें ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? या यूं पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेट जेआरएफ 2005, 2009 और 2013 तीन बार पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, हेरोडोटस को ही प्रथम यूनानी इतिहासकार माना जाता है और इन्हें ही इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो याद रखिएगा, यह कथन थ्यूसिडाइडस का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, यह पुस्तक द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की लिखी हुई पुस्तक है। और याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। इंडिका का भी दोस्तों काफी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास के तथ्य अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इतिहास में मतलब किसका अध्ययन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इतिहास में अतीत का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा, यह हीगेल का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि इतिहास अपने को दोहराता है।
अगला प्रश्न है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा यह कथन भी हीगेल का ही है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। अगला प्रश्न है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और याद रखिएगा कभी भी अगर इस तरह का नेगेटिव कथन आपको ऑप्शन में दिया जाए तो उसका मैक्सिमम टाइम ऑप्शन कार्ल मार्क्स ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यही कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है। और सीडीएस 2010 में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मार्क्स या कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था। और याद रखिएगा यह प्रश्न यूपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह भी एक काफी महत्वपूर्ण कथन है और याद रखिएगा यह सीले का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सीले। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है लेखक का नाम और सूची 2 में दिया है इतिहास की परिभाषा। तो इसमें सबसे पहले अपन इतिहास की परिभाषा देख लेते हैं। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो दोस्तों यह कथन है कॉलिंगवुड का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही मैच होगा। उसके बाद इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, यह कथन है ब्यूरी का, तो सेकंड का होगा बी। तीसरी परिभाषा है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। दोस्तों यह ओकसाट का कथन है, यानी कि ए का होगा 3। और इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह चीज ट्रेवेलियन ने कही थी, इसका बी का होगा 4। मतलब सही आंसर है 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? या इसका मतलब है ना इनमें से किसने एक नया संवत बनाया था या चलाया था? तो याद रखिएगा धर्मपाल, देवपाल और विजय सेन ने कोई संवत नहीं चलाया, लेकिन लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो याद रखिएगा शक संवत के बारे में पूछा गया है और शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ था, यानी कि वर्तमान कैलेंडर में और शक संवत में 78 वर्षों का अंतर होता है। तो 2009 से 78 को माइनस करेंगे तो आएगा 1931, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा? दोस्तों याद रखिएगा विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 बीसी में या ईसा पूर्व में, तो 58 उसके बाद हुआ 0 और उसके बाद 2070 जहां से अपना मॉडर्न कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, तो इसमें से अगर 58 माइनस करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2013, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसका मतलब है अगर विक्रम संवत में वर्ष 2070 है तो मॉडर्न कैलेंडर में 58 प्लस 1 होगा, क्योंकि प्लस 1 होता है या 0 के बाद 1 साल कंप्लीट तब होगी ना, तब 1 साल गिना जाएगा। तो 70 में से 59 माइनस करेंगे तो 2013 आएगा।
और अगर 2013 विक्रम संवत के हिसाब से पूछा जाता तो इससे 59 माइनस कर देते। अगला प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो दोस्तों यह कहा था बेनेडिक्टो क्रोचे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों यह हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा, यह E.H. कार का कथन है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी समतिक्षाक्षर या इसका मतलब क्या होता है? बीसी का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, संक्षिप्त अक्षर। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 50 ईसा पूर्व का मतलब क्या है? वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले आता है, नहीं इसके बाद आता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर ईसा पूर्व की बात हो रही है तो जहां से नया पंचांग या नया कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उससे उल्टी गिनती गिनी जाती है अगर ईसा पूर्व की बात होती है। मतलब यहां आएगा 100 ईसा पूर्व, तो यहां आएगा 50 ईसा पूर्व, और यहां से 1 2 3 से गिनती स्टार्ट होती है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईसा पूर्व, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो दोस्तों 1015 आता है 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है संवत्सर, या जिसे अपन संवत के नाम से जानते हैं, और सूची 2 में दिया है जिस समय से उसकी गणना स्टार्ट हुई है। यह प्रश्न यूपीएससी 1995 में पूछा जा चुका है। विक्रम संवत्सर या विक्रम संवत आप सभी जानते हैं 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। शक संवत 78 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। और इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, कली संवत या कली संवत्सर सबसे पुराना संवत्सर माना जाता है, जो कि लगभग 3100 ईसा पूर्व पहले स्टार्ट हुआ था, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था कली संवत्सर। तो डी का होगा 1, ए का 4, बी का 3 और सी का 320 ईसा पूर्व गुप्त संवत्सर, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। तो इसका सही जवाब होगा 4321। यहां थोड़ी सी ऑप्शन में मिसप्रिंट है, 44 डबल हो गया, 4321। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व या 58 बीसी में। शक संवत हुआ था 78 एडी में, ईसवी में। गुप्त संवत हुआ था 320 ईसवी में, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और कली संवत सबसे पुराना होता है, लगभग 3000 या 3100 ईसा पूर्व या बीसी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो दोस्तों विक्रम संवत हुआ था बीसी में, 58 बीसी में, और शक संवत हुआ था 78 एडी में। इन दोनों के बीच का अगर अपन अंतर देखेंगे तो लगभग 135 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये बीसी है, इनके बाद आएगा 0, तो फिर आएगा एडी। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति या जिसे स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को, यही इसका सही जवाब होगा। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति या स्ट्रेटिग्राफी इस्तेमाल की जाती है। यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। भौतिक अवशेषों या भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है स्तर विन्यास।
अगला प्रश्न है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था, या मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति की शुरुआत किसने की थी। कार्बन डेटिंग होती है कार्बन 14 से, और याद रखिएगा विलर्ड लिब्बी ने शुरुआत की थी कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति की। अगला प्रश्न है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाता है। यूपीएससी 1993 में पूछा जा चुका है। काष्ठ यानी की लकड़ी, अस्थि यानी की हड्डी या बोन, और शंख यानी कि कैल्शियम का बना हुआ शंख, इन सभी की पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण यानी कि इनकी उम्र पता करने के लिए कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर पृथ्वी की आयु पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होता। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होती है। सही जवाब है जीवाश्म। याद रखिएगा कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ कब माना जाता है। ऑप्शन है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने जब एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, जब मानव ने लिखना सीखा, या जब मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है, जब से मानव ने लिखना सीखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा भारत के संदर्भ में 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है कि उस समय के लोग लिखना जानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, लेखन। अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित होता है और इसकी चैत्र माह के 1 तारीख को ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च का दिन होता है। इस वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसने इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा सेलेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। अगला प्रश्न है बीते हुए युगों की घटनाओं से संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। काफी सिंपल प्रश्न है, उसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं, या साहित्यिक स्रोत की तुलना में प्रमाणिक स्रोत से तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका सही जवाब होगा साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में सिर्फ वह स्रोत होते हैं जो ग्रंथों या पुस्तकों में लिखे मिलते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में वह स्रोत होते हैं जो खनन या भिन्न प्रकार की खोजों द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। और याद रखिएगा दोस्तों ऋग्वेद सबसे पहला एवं सबसे प्राचीन वेद भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण। तो याद रखिएगा श्रुति ग्रंथ के अंग होते हैं संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद, लेकिन पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह महाभारत दावा करता है
कि जो महाभारत में दिया गया है वही विश्व में है और जो महाभारत में नहीं है वह अलभ्य है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ है जैन धर्म का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो याद रखिएगा त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध धर्म से संबंधित, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? तो याद रखिएगा जातक भी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबद्ध के रूप में है? यहां मिसप्रिंट है थोड़ी सी दोस्तों, संवाद है, संवाद के रूप में है। तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद एवं नागसेन के बीच का संवाद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा मालविकाग अग्निमित्रम में राजा अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है और यह कालिदास का लिखा एक काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य याद रखिएगा आचार्य चाणक्य का नाम था और साथ ही विष्णु गुप्त भी आचार्य चाणक्य या कौटिल्य का ही नाम है और अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जो पहले कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और याद रखिएगा कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अर्थशास्त्र लिखी है आचार्य चाणक्य ने और इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी दोस्तों याद रखिएगा पाणिनि द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, पाणिनि। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, पतंजलि। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम या मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो दोस्तों इसमें तुंग वंश के राजा अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा प्रश्न आता है, अग्निमित्र ने कहां शासन किया था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के विदिशा में शासन किया था अग्निमित्र ने और अग्निमित्र पुष्पमित्र शुंग के पुत्र थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी हर्ष चरित्र। साथ ही याद रखिएगा हर्ष चरित्र में राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विक्रमार्क चरित्र की रचनाकार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विक्रमार्क चरित्र बिल्हण द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में राजा विक्रमादित्य के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और पृथ्वीराज रासो में याद रखिएगा राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। यह दोनों काफी महत्वपूर्ण है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो याद रखिएगा नियाकर्स सिकंदर के साथ भारत आया था, एनासीक्रेटिस सिकंदर के साथ भारत आया था, एरिस्टोबुल्स ने अपनी किताब में सिकंदर एवं राजा पोरस के युद्ध के बारे में वर्णन किया है, लेकिन हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इसके अलावा याद रखिएगा हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोटस पहला
यूनानी इतिहासकार है, याद रखिएगा, हेरोडोट्स, फादर ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज ने भारत का दौरा किया था। साथ ही याद रखिएगा, मेगास्थनीज लगभग 300 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके अलावा मेगास्थनीज की एक पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, इंडिका। और मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? यही प्रश्न दोस्तों अभी अपन ने डिस्कस किया, याद रखिएगा, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है और इससे काफी हद तक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, जियोग्राफिका की रचना की थी स्ट्रैबो ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यह सभी पुस्तक और इनके राइटर काफी महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर उठा के देखिएगा, उसमें आपको हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न इससे देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, प्लिनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना की है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फाहियान कहां का निवासी था? दोस्तों इसका नाम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फाहियान चीन का निवासी था और वह एक चीनी दार्शनिक एवं लेखक था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय हैनसोंग भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री एवं दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो याद रखिएगा, अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहमा की उपाधि दी थी या रूहमा कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो याद रखिएगा, अल बरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। इसके अलावा याद रखिएगा, अल बरूनी की किताब का नाम है तारीख अल हिंद, जिसका फारसी में नाम है तहकीक हिंद। अधिकतर प्रश्न आता है कि तहकीक हिंद किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 1351 तक शासन किया था। और अगर पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 1333 में। और कहां आया था? तो याद रखिएगा, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, देवराय द्वितीय। और यह प्रश्न इस तरह से भी आता है कि अब्दुल रज्जाक किसका राजदूत था? तो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत था अब्दुल रज्जाक। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य से भी प्रश्न आता है कि इसकी नींव किसने रखी थी? तो याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा,
अलेक्जेंडर कर्निंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1921 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखल दास, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद दीलाल एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में खोज का श्रेय जिसे जाता है उनके नाम है दयाराम साहनी एवं राखल दास। और दोस्तों राखल दास को ही आर.डी. बैनर्जी कहा जाता है, या इन्हीं का नाम है। तो ऑप्शन में आपको आर.डी. बैनर्जी भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड टॉड। तो याद रखिएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो याद रखिएगा न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करने के विज्ञान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, न्यूमिस्मैटिक्स। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि? तो याद रखिएगा क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, नसत एवं मित्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ऐसा पहला अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क करिएगा। और याद रखिएगा अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्राह्मी भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, कहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त होते हैं? द्विभाषाई यानी कि 2 भाषाओं का जिनमें प्रयोग किया गया है, और यह भाषाएं थी ग्रीक एवं आरमाइक। और इसका सही जवाब होगा सर ए कुना के अभिलेख अशोक के द्विभाषाई अभिलेख हैं, और जो कि कांधार अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित है और इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, खरोष्ठी। खरोष्ठी एक प्राचीन लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, खरोष्ठी लिपि इसका सही जवाब है, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा केवल वासुदेव से संबंधित है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। इसके अलावा ऑप्शन देखिएगा, संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा केवल वासुदेव से। और यह प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा भी कई एग्जाम से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा हाथी गुफा के अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है तक्षत्रप रुद्रदमन द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो याद रखिएगा रुद्रदमन के अभिलेख से
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है या मिलता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है या इन दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में दिया गया है? इसका सही जवाब होगा, प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? तो याद रखिएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, समुद्रगुप्त। और याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? दोस्तों, मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है और यहां स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चौथी सेंचुरी या 4th सेंचुरी में हुआ था। तो 4th सदी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों, यह चंद्रगुप्त की स्मृति में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहां मिलता है? तो दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख या साक्ष्य मिलते हैं। और एरण दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। तो याद रखिएगा, एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो याद रखिएगा, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और रवि कीर्ति ही ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो दोस्तों, ऐहोल अभिलेख से ही यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ था या उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख से हुआ है? तो दोस्तों, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से ही सबसे पहले कवि कालिदास के नाम का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, शिलालेखों को ऐतिहासिक प्राक्तन के साथ आरंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, राजराजा प्रथम द्वारा सबसे पहले शिलालेखों को ऐतिहासिक प्राक्तन के साथ आरंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, उत्तर मैरूर के अभिलेख से सबसे पहले महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, कनिष्क के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिएगा, भारत में मौजूद प्राचीनतम मुद्रा है आहत सिक्के। इसके अलावा ऑप्शन देखिएगा, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सीथियन सिक्के एवं पार्थियन सिक्के। लेकिन इसका सही जवाब होगा, आहत सिक्के भारत की प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2001 और 2002 में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, अगर बात की जाए सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं की, तो इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो अगर बात की जाए सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों की, तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में लाए थे या चलाए थे। याद रखिएगा, इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले स्टार्ट किए थे और कुषाण ने सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे।
अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी होती थी? तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा यानी कि लेड धातु की बनी हुई होती थी। सीसा लेड, जिसका सिंबल होता है पीबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो याद रखिएगा, कुषाण शासकों ने ही सर्वाधिक शुद्ध एवं सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चालू की थी। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो लगभग सेम ही प्रश्न है, और याद रखिएगा, कुषाण शासक के शासन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर या अरिकमेडू। तो याद रखिएगा, रोमन सिक्के अरिकमेडू से प्राप्त किए गए हैं। अरिकमेडू जो कि पांडिचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, भीम बेटिका अपनी गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भीम बेटिका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, एक विश्व धरोहर स्थल है जहां पृथ्वी पर मौजूद सबसे प्राचीनतम शैल चित्र पाए जाते हैं। इसके अलावा सोन नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं अमरकंटक से होता है। 3 नदियों का उद्गम, सोन, जोहिला एवं नर्मदा। अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा, बर्मा जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, और प्राचीन काल में लोग इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, स्वर्ण भूमि। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहां स्थित है? अंकोर वाट दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और याद रखिएगा, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री लैटिन अमेरिकी भाषा में लिखी गई है, और यह प्लिनी की कृति या पुस्तक है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न इस तरह से भी आता है कि निम्नलिखित में से प्लिनी की पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री। यह पूछा जाता है, नेचुरल हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, प्लिनी। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, अहमद अली चचनामा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिव्रतों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह व्यवसाय था मागध का। और याद रखिएगा, मगध नहीं, मागध है, जिन्होंने इतिव्रतों, राजवंशीय इतिहासों तथा उनकी वीर गाथाओं को कंठस्थ याद किया था, और यह उनका व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युन भारत की यात्रा पर कब आया था? तो याद रखिएगा, 518 ईस्वी में सुंग युन भारत आया था, जो कि 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक भारत में रहा। और याद रखिएगा, सुंग युन बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? इसका सही जवाब है पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। याद रखिएगा, ऐहोल अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति हैं। और इसी अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि महाभारत की तिथि थी 3101 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, कनिष्क शासकों से संबंधित है रवातक अभिलेख। और याद रखिएगा, यह अफगानिस्तान में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा, हेरोडोट्स ने सबसे पहले भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोट्स को ही दोस्तों याद रखिएगा, इतिहास का पिता माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। एवं हेरोडोट्स पहले यूनानी इतिहासकार थे। इसके अलावा एक प्रश्न आता है मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को
उपदाचित किया था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उपदाचित किया था। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यह भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो उसका सही जवाब होगा खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि, जो कि एक प्राचीन भारतीय लिपि है, यह दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्पेशल मैराथन सीरीज की 9वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी, जिसके अंतर्गत आज अपन ने डिस्कस किया प्राचीन भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय एवं ऐतिहासिक स्रोत, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास की 1 या 2 वीडियो और मैं लेकर आऊंगा, जिसके अंतर्गत अपन प्राचीन इतिहास कंप्लीट करने के बाद मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने इसके पहले की 8 एमपी के जीएस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिएगा। एवं एक वार्षिक करंट अफेयर की वीडियो भी मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जिसमें लगभग 1500 प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है। तो एक बार आप करंट अफेयर की वीडियो भी जरूर देखिएगा। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।